सो नाउ लेट अस कवर फ्यू प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं बिकॉज पार्ट 2 में और 3 में हम लोगों ने काफ़ी फॉर्मूले वगैरह स्टडी करी, काफ़ी थ्योरी स्टडी की, बट इनका एक्चुअली एप्लीकेशन कैसे होता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, लेट अस सी फ्यू क्वेश्चंस लाइक दैट। तो एक एनसीईआरटी में ही क्वेश्चन दिया हुआ है, अच्छा सा क्वेश्चन है, लेट अस सी दिस। तो क्या बोलता है क्वेश्चन स्टेट्स दैट कि द एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड। तो वो ड्रिफ्ट स्पीड तो होती है, पर हम लोग क्या, जो हम लोग बोलते हैं ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इट्स अ काइंड ऑफ एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड। सो एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, है ना, एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, है ना, उनकी स्पीड की बात हो रही है, क्योंकि मेटल के अंदर तो दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स है, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जैसे आप कॉपर की बात करेंगे तो कॉपर में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, तो उनमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर वैलेंस शेल में जो होता है वो फ्री हो सकता है, बाकी के सारे तो बाउंड रहते हैं। तो वो लोग तो एटम के आसपास ही घूम रहे हैं, वो फ्री ही नहीं है। तो जो हर कॉपर का एटम जो एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, उस तरह से पूरे कॉपर के जो आपका मेटल का जो बल्क है उसमें जो इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं उनकी बात हो रही है। सो दे आर नोन एज कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। इन अ कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 1.0 10⁻⁷, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया दे दिया हमको वहां पर, तो लिख लेते हैं हम लोग साइड में। द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 1.0 into 10⁻⁻⁷ मीटर स्क्वायर, कैरिंग अ करंट, और करंट कितना दिया हुआ है, करंट इज गिवन टू अस एज 1.5 एम्पियर, और निकालना क्या है, हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है। सो VD हैज टू बी कैलकुलेटेड। तो ये निकालने के लिए क्या चाहिए, हमको पता है फॉर्मूला, तो पहले पार्ट है हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसमें। तो हमको पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, I NEAVD, है ना, I इज इक्वल टू NEAVD, ये फॉर्मूला हमको पता है। उल्टा से हम करेंगे कि करंट वी नो एज करंट इज इक्वल टू NEAVD। So VD is the drift velocity, A is the area of cross section, E is the charge on one electron, and N is the concentration of conduction electron, free electrons per meter cubic. Do we have that? वो तो प्रॉब्लम में नहीं दिया हुआ है, वो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, कुछ डेटा यहाँ पर दिया गया है कि कॉपर की डेंसिटी बताई गई है और कॉपर का एटॉमिक मास बताया गया हुआ है, ठीक है। तो वो कैसे बोलेंगे, बिकॉज जो कॉपर होता है, कॉपर का मास नंबर यहाँ पर दे दिया है 63 और 63.5, मास नंबर नहीं, मास दे दिया है, और क्या बोलते हैं उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, उसमें 29 वगैरह होते हैं, तो उनमें से एक इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल में होता है ना। सो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इसका, आर्गन, है ना, आर्गन होता है, आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद में 3d10 एंड 4s1। तो ये जो 4s1 का जो एक इलेक्ट्रॉन है, कॉपर क्या एटम क्या कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है और ये खुद एक प्लस का चार्ज एक्वायर कर लेता है। तो पूरा का पूरा जो क्रिस्टल है, जो पूरा आपका मेटेलिक बल्क है, आपका जो वायर है, उस वायर में बहुत सारे कॉपर के एटम से हर कॉपर का एटम एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। तो टोटल बल्क में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वो हम लोग निकाल सकते हैं ना। तो पहले हमें तो पूरे बल्क में नहीं निकालना, हमें पर मीटर क्यूबिक में निकालना है। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, we'll calculate number of copper atoms in 1 meter cubic. So we will calculate first the number of copper atoms, है ना, पर मीटर क्यूबिक, एक मीटर क्यूबिक में कितने कॉपर के एटम होते हैं वो निकालना है। तो यहाँ पर डेंसिटी दी हुई है ना, तो मास दिया हुआ है, तो मास कितना दिया हुआ है, 9 कितना दिया, डेंसिटी ऑफ कॉपर, डेंसिटी ऑफ कॉपर, यहाँ पर डेंसिटी में डी से लिख रहा हूँ, इट इज गिवन टू अस एज 9.0 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक, और वी कैन से कि इट इज इक्वल टू 9.0 10⁻⁶ ग्राम पर मीटर क्यूबिक, है ना, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट में ग्राम वगैरह में चलता है जनरली। तो हमको पता है कि बिकॉज कॉपर का जो मोलर मास यहाँ पर मेंशन दिया हुआ है, एटॉमिक मास मोलर मास सेम ही जाता है, तो हमको पता है कि 63, है ना, तो हमको पता है कि 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर में कितने कॉपर के एटम्स होते हैं, वो एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, है ना, Na नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, विच इज 6.023 10⁻23, है ना, इतने पार्टिकल्स होते हैं। फिर इतने ग्राम में, मतलब इतने ग्राम में कितने हो जाएंगे,
9.0 10⁶ ग्राम में कितने कॉपर के एटम हो जाएंगे, वही हम लोग यूनिट मेथड लगा देंगे। सो नंबर ऑफ कॉपर एटम कैसे मिल जाएगा आपको, 6.023 10⁻23 डिवाइडेड बाई 63.5 into this 9.0 10⁻6. These many number of copper atoms will be found in per meter cubic. एक क्यूबिक मीटर में आपको इतने कॉपर एटम मिलने वाले। तो इफ वी कैलकुलेट दिस, इससे कितना मिलेगा, विल गेट 8.5 10⁻28 कॉपर एटम्स पर मीटर क्यूबिक। अभी हर कॉपर एटम ने एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया, तो इसलिए एक क्यूबिक मीटर में जितने कॉपर के एटम होंगे, मान लीजिए एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में, लेट अस से देयर आर 100 कॉपर एटम्स एंड एवरी कॉपर एटम कंट्रीब्यूट्स 1 इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, वो 100 ही होंगे। दिस जो कंसंट्रेशन हमें कॉपर का मिला, वही किसका कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन भी है ना। तो सेम इज द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर जो n हमको कितना मिल जाएगा, इट विल बी 8.5 into 10⁻28 है ना, पर मीटर क्यूबिक नंबर है ना, इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूबिक। एवरी कॉपर एटम गिव्स 1 फ्री इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूबिक इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉपर पर मीटर क्यूबिक। तो अभी सब कुछ मिल गया हमको इस फॉर्मूले में जो भी रिक्वायर्ड होता है ना। वी हैव n ऑल्सो, वी हैव e ऑल्सो, वी हैव a ऑल्सो, vd निकल जाएगा, i भी है। तो यहाँ से हम लोग फॉर्मूले में लिख दें तो vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी इक्वल टू i अपॉन NEA, I अपॉन NEA। तो I कितना है आपका 1.5 एम्पियर इज गिवन टू अस, देन N कितना हो गया 8.5 है ना, 8.5 10⁻28 इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस 1.6 10⁻⁻19 है ना, एंड फाइनली द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया हुआ है, इट इज गिवन 10⁻⁷ मीटर क्यूबिक है ना। तो इट इज 1.0 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। तो अल्टीमेटली यहाँ से आपको डायमेंशन वाइज भी देखा जाए तो वो कट के आपको सब मिल जाएगा। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना आ जाएगा यहाँ से, फाइनली वी सॉल्व इट विल कम आउट 1.1 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, जो कि है 1 मिलीमीटर पर सेकेंड। तो बहुत ही कम वेलोसिटी है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत ही कम है। सो मैं वंडर के इलेक्ट्रॉन की स्पीड तो बहुत ज्यादा होती है, इतनी कम कैसे आ रही है। तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन की इंडिविजुअल स्पीड नहीं है, एक एवरेज क्वांटिटी है। जैसे मैंने पहले ही बताया था, ड्रिफ्ट जब हम इंट्रोड्यूस कर रहे थे तब भी बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स का मोशन रैंडम हो रहा है। इन दैट रैंडम मोशन इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन की स्पीड काफी ज्यादा है, और बिकॉज सक्सेसिव काफी कोलिजन्स हो रहे हैं, तो ऑन एन एवरेज जो इलेक्ट्रॉन का क्राउड जो है वो कैसे मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन तो रैंडमली मूव कर रहा है, बट हम लोग कह सकते हैं क्राउड बिल्कुल इस तरह से ऐसे जा रहा है। इनसाइड दे विल बी मूविंग लाइक दिस, लाइक व्हेन अ वाटर फ्लोज, वाटर पानी फ्लो करता है तो कैसा दिखता है आपको, पानी बिल्कुल एक पूरा ऐसे फ्लो करता हुआ नजर में आता है, एक बिल्कुल अच्छा सुंदर सा स्ट्रीम में जाता है। बट वाटर के जो लिक्विड भी है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उनका मोशन तो बहुत रैंडम है। सो है ना, तो ये बल्क मोशन की बात हो रही है, ये पूरा एक एक पार्टिकल की बात नहीं, पूरा बल्क में किस प्रकार का मूवमेंट हो रहा है उसकी वेलोसिटी है। वो क्राउड की वेलोसिटी कितनी है, दैट इज 1 मिलीमीटर पर सेकेंड, इट इज वेरी लेस। ठीक है, डन दिस। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में वो क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि यहाँ पर मेंशन्ड है पार्ट बी, कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड ऑब्टेन्ड अबव विद द थर्मल स्पीड्स ऑफ कॉपर एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स। कॉपर एटम, थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर एटम्स एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर एटम, तो वो कैसे निकलेगा, वो थर्मल फिजिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था है ना। तो पार्ट बी का पार्ट 1 हम लोग कर लेते हैं, ऐसा पार्ट तो ना 2 पार्ट, क्वेश्चन के पार्ट बी के 2 पार्ट। तो पहले थर्मल स्पीड। सो थर्मल स्पीड कैसे निकलती है, वो केबीटी वाला हम लोग बोल सकते हैं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ है ना m और v² इज इक्वल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ये जो मास है किसका मास है, ये कॉपर का मास है ना, स्मॉल m मैंने जो भी है इलेक्ट्रॉन के लिए ले लिया, ये कैपिटल M किसका मास है, एक कॉपर के एटम का मास, नॉट एंटायर मोल, इट इज ओनली 1 कॉपर एटम। तो हाफ mv² विल बी इक्वल टू कितना आता है वो 3/2, बिकॉज 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा इसका,
तो ये हम लोगों ने क्लास 11th में लिखा हुआ है ना, 3/2 kBT, kB मतलब क्या, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर, जो भी नॉर्मल रूम टेम्परेचर हम लोग मान लें, तो उसके हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना मिल के आएगा आपको वेलोसिटी, यहाँ से वेलोसिटी कितना निकल के आएगा, इट विल बी 3 kT, और kb में नहीं लिख रहा हूँ, सिंपली 3 kT/m का रूट। इसको सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा, T कितना लेना, T हम लोग इसमें 300 केल्विन ले सकते हैं। सो एट रूम टेम्परेचर या जो भी है 300 केल्विन मान करके, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू भी पुट करके, और ये कॉपर के एक एटम का मास, तो कॉपर के एक एटम का मास कितना मिलेगा, कॉपर के एक एटम का मास हो जाएगा, बिकॉज 63.5 U लिखा है ना, 63.5 U, तो 1 एटॉमिक मास यूनिट है ये, इतना कॉपर का मास हो गया। कितना होता है, 1 U इज हाउ मच, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज 1.67 10 की पावर -27 kg, सो दिस मच विल बी द मास ऑफ 1 कॉपर एटम, इतना आ जाएगा। ये सब पुट कर देंगे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पुट कर देंगे, तो ये रफली है, इट विल कम ऑफ द ऑर्डर, मैं पूरा तो कैलकुलेट नहीं करूंगा, सिंपली ऑर्डर ऑफ एस्टिमेट निकालेंगे क्योंकि हमको बस कंपेयर करना है, तो इट विल कम ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 की पावर 2 मीटर पर सेकेंड, है ना, मतलब यू कैन से इट इज 100 मीटर पर सेकेंड। एक कॉपर एटम जो मूव कर रहा है मतलब कि वाइब्रेट टाइप कर रहा है, जो भी है उसकी स्पीड आ जाएगी, तो 100 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की स्पीड देखिए, ड्रिफ्ट स्पीड काफी कम है, मिलीमीटर्स में है, ये मीटर पर सेकेंड है, वो भी 100 मीटर पर सेकेंड, तो काफी डिफरेंस हो रहा है यहाँ पर। डिफरेंस रहेगा भी बिकॉज क्या है कि जो कॉपर, एक इंडिविजुअल कॉपर एटम के मोशन की स्पीड है वो तो ज्यादा ही रहेगी, वाइब्रेशन फास्ट हो रहा है उसका, बट अल्टीमेटली ऑन एन एवरेज देखा जाए तो कॉपर भी पूरे कुछ मूव नहीं कर रहे हैं, तो एवरेज जब देखते हैं हम लोग, तो एवरेज देखा जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो जस्टिफाई होती है ना, इंडिविजुअल की हम लोग स्पीड नहीं बात कर रहे हैं, हम लोग एवरेज की, पूरे बल्क की स्पीड की बात करेंगे। सो फाइन, व्हाट इज द लास्ट पार्ट, इसमें क्या दिया हुआ है, द स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड किस स्पीड से प्रोपगेट करती है, तो ये हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपगेट्स विद द स्पीड ऑफ लाइट, तो वो स्पीड ऑफ लाइट से प्रोपगेट करती है, तो फैक्ट की तरह ही है ना, इट इज प्रोपगेट्स, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्पीड कितना होता है, ये स्पीड ऑफ लाइट वगैरह से चलता है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है 3 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, तो काफी ज्यादा है ये, है ना, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के आसपास होता है। इसीलिए क्या होता है कि इवन दो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज वेरी लेस, करंट स्विच बटन के दबाते ही चालू हो जाता है, क्योंकि क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे लाइंड अप है, यू कैन से लाइक दिस, ये सोल्जर्स हैं, इनको बस सिग्नल चाहिए कि मूव करो। अब सिग्नल कौन देगा इनको चलने का, इनको चलने का सिग्नल देगी इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्नल जितना जल्दी पहुंचेगा उतना जल्दी मूवमेंट शुरू होगा। अभी सिग्नल के प्रोपोगेशन की स्पीड इज ट्रिमेंडस, इट इज स्पीड ऑफ लाइट, इतना ज्यादा स्पीड है, तो आपने बटन दबाया तो क्या होगा, इस एंड से इस एंड तक सिग्नल पहुंचने में इट्स लाइक नो टाइम, इंस्टेंटली वो पहुंच जाता है। इसलिए तुरंत जैसे आप स्विच ऑन करते हैं तुरंत ये आगे वाला ही मूव करना शुरू कर देता है, और बीच वाला मूव भी करना शुरू कर देता है, ये वाला ही मूव करना शुरू कर देता है। ऑल्दो ड्रिफ्ट वेलोसिटी 1 मिलीमीटर पर सेकेंड का ऑर्डर की आ रही है, और जो उनको सिग्नल है चलने का वो बहुत फास्ट आ रहा है, इसलिए बटन के दबाते ही तुरंत करंट चलना इसमें शुरू हो जाता है। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक क्वेश्चन करने के बाद लेट अस डू सम टेम्परेचर रिलेटेड प्रॉब्लम, तो वो भी एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम है। यहाँ पर रेजिस्टेंस ऑफ अ प्लेटिनम वायर, है ना, एक प्लेटिनम वायर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है एट आइस पॉइंट, प्लेटिनम रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर ऑफ अ प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर, तो कुछ भी होता है जानने की जरूरत नहीं है उसमें। अल्टीमेटली आइस पॉइंट का मतलब क्या होता है, आइस पॉइंट का मतलब होता है 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर प्लेटिनम की रेजिस्टेंस कितनी कह रहा है वो, इस पर इसकी रेजिस्टेंस है 5 ओम्स। एंड एट द स्टीम पॉइंट, तो स्टीम पॉइंट का मतलब जब पानी वो स्टीम बन जाता है वो कब होता है, वो तो 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है, तो ये स्टीम पॉइंट मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस इज हाउ मच, इट इज 5.23 ओम्स दिया हुआ है। देन व्हेन थर्मामीटर इज इंसर्टेड इन अ हॉट बाथ, है ना, मतलब एक हाई टेम्परेचर पर हम लोगों ने इंसर्ट किया, ये 2 स्टैंडर्ड बता रहा है यहाँ पर। फिर अब तीसरा टेम्परेचर की बात हो रही है, द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर इज समथिंग एल्स, तो किसी पर्टिकुलर टी टेम्परेचर पर, वो हमको पता नहीं है, उसमें रेजिस्टेंस कितनी है 5.7
0.95 ओम्स है। ठीक है, तो ये 3 हमको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो कैलकुलेट करना क्या है, ये हमको टेम्परेचर ऑफ बाथ मतलब ये टी को निकालना है। ठीक है, नाउ हम लोगों ने रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला पढ़ा ही हुआ है। तो रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है टेम्परेचर से। तो ये रेजिस्टेंस के बारे में कैसे बोल रहा है, देयर इज नो डिफरेंस, क्योंकि रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट, ये फॉर्मूला हो गया। अभी रो से आप रेजिस्टेंस कैसे मिलेगा, रो में क्या कर दो, एल बाई ए मल्टीप्लाई कर दो। सो दोनों साइड इफ यू मल्टीप्लाई बाय एल बाई ए, एल मतलब लेंथ ऑफ द वायर है ना। यदि हम लोग वायर लेते हैं ऐसे, तो वायर का लेंथ और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो रो इंटू एल बाई ए से क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या बन जाएगा, है ना, आर विल बी इक्वल टू रो एल बाई ए, दोनों तरफ रो एल बाई ए हो, तो ये वाला आपको आर मिल जाएगा। और यहाँ से भी क्या होगा, रो नॉट एल बाई ए, ये सब सेम ही रहेगा, अज्यूमिंग कि टेम्परेचर के चेंज से वो उसके लेंथ में और डायमेंशन में ज़्यादा चेंज नहीं है। बिकॉज वी नो थर्मल एक्सपेंशन हम लोगों ने पढ़ा था कि वो थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट काफ़ी कम होता है, तो बहुत ज़्यादा थर्मल एक्सपेंशन होता नहीं है। सो दिस इनटू वी कैन से 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। तो फाइनली सीधा फॉर्मूला हम लोग रेजिस्टेंस में भी लिख सकते हैं कि R इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। ठीक है, बट एक्चुअली स्पीकिंग रेजिस्टिविटी वाला फॉर्मूला ज्यादा एक्यूरेट है। क्यों, बिकॉज इसमें ऑलरेडी एक एरर आ जाती है। कौन सी एरर आ जाती है कि डायमेंशंस थोड़े तो चेंज होते ही हैं, तो वो जितनी भी एरर है भले ही कम है, बट एरर क्रीप्स इन हियर। सो इफ यू से मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स विल बी ऑब्टेन ऊपर के फॉर्मूले से, बट दिस भी हम लोग यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इसको यूज करेंगे। अब इसमें इशू ये है कि यहाँ पर अल्फा पता नहीं है, तो जो दो रिलेशन दिया हुआ है आपको, उसका जो आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट का जो डेटा दिया है, उस डेटा को यूज करके हम लोग अल्फा निकाल सकते हैं। तो इफ आई इंसर्ट हियर, क्या मिल जाएगा मुझे, ये दो इंफॉर्मेशन को मैं यूज करूंगा यहाँ पर, इस फॉर्मूला में पुट कर देता हूँ। तो मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पर, सो विल पुट, तो डिफरेंस टेम्परेचर की बात हो रही है, इसलिए हम लोग उसको डिग्री में ले सकते हैं, है ना। यदि आप बाकी सारे टेम्परेचर डिग्री में ही लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो R है ना, तो पहले हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस वाला करते हैं। तो R मतलब 5 इज द रेजिस्टेंस, R नॉट वी डोंट नो, है ना। R नॉट कोई होगा रेफरेंस टेम्परेचर पर, वी डोंट नो, इट इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, एंड ये टेम्परेचर कितना हो गया, वो 0 हो गया आपका, तो 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, मतलब 0 लिख दो यहाँ पर। तो 0 माइनस टी नॉट, 0 माइनस टी नॉट, एक इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगा। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, इट विल बी R इज इक्वल 5 इज इक्वल टू आर नॉट 1 माइनस अल्फा टी नॉट, एक इक्वेशन ये मिल गया। दूसरा इक्वेशन यहाँ से मिलेगा, ये वाला यूज करेंगे हम लोग, 5.23 इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस, है ना, अल्फा 100 माइनस टी नॉट, ये सेकंड इक्वेशन मिल गया। दिस इज सेकंड इक्वेशन। इक्वेशन 2 को हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो व्हाट वी विल गेट, इसको थोड़ा ओपन अप करेंगे। सो वी विल गेट हियर 5.23 एंड दिस इज आर नॉट, एंड अंदर क्या हो गया, 1 प्लस 1 माइनस, है ना, 1 माइनस अल्फा, ये मैं सेकेंड टर्म लिख लूँगा, 1 माइनस अल्फा टी नॉट, और प्लस मिल जाएगा आपको 100 अल्फा। इसको ब्रेक करेंगे यहाँ से, तो ये एक आर नॉट 1 माइनस अल्फा टी नॉट मिलेगा, और प्लस क्या मिलेगा, 100 अल्फा इंटू आर नॉट मिल जाएगा। अभी ये जो चीज है ऊपर लिखी हमने यहाँ पर, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 5 है, तो ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये 5 ही हो गया। तो 5.23, तो ये 5.23 इज इक्वल टू 5। एक्चुअली हम लोग चाहते थे टी नॉट जो है वो 0 डिग्री को रेफरेंस मान सकते थे, तो वहां से भी आंसर ला सकते हैं, बट ये भी ठीक है। तो 5.23 इज इक्वल टू 5, और ये प्लस क्या मिल जाएगा आपको, 100 अल्फा आर नॉट मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करो यहाँ से, तो अल्फा इंटू आर नॉट कितना मिल जाएगा, 5 माइनस 0.23 करने से कितना मिल गया, 0.23 और बाई 100, तो ये वैल्यू कुछ तो मिली हमको, इसको आप 4 बोल दीजिए। फाइन, अभी
में हम लोग ये वाला डेटा यूज करेंगे कि अननोन टेम्परेचर जो हमको निकालना है, जो आपका हॉट बाथ का टेम्परेचर था उस पर उसका इतना रेजिस्टेंस है। तो इसको यदि हम लोग फिर फाइनली हम फॉर्मूला में पुट करें तो इसको थोड़ा साइड में करके हम लोग लिखते हैं यहाँ से R है ना, R मतलब कितना 5.795, तो मैं उसको ले लिख रहा हूँ अभी। तो 5.795 इज इक्वल टू R0 1 प्लस टी अल्फा इंटू टी माइनस टी नॉट, इस तरह से जाएगा। इसको फर्दर एक्सपेंड करो 5.795 सिंप्लीफाई करेंगे तो ये R0 और मैंने अल्फा टी और माइनस अल्फा टी नॉट को रीअरेंज किया, फिर उसको इसी की तरह ब्रेक करेंगे तो एक टर्म ये मिलेगा, एक टर्म ये मिल जाएगा, है ना। एंड देन इसकी वैल्यू हम लोग फिर से क्या लिख सकते हैं, ये तो यहाँ पे 5 था ना, R0 1 माइनस अल्फा टी नॉट इज 5, सो आई कैन राइट इट एज 5। तो यहाँ पर 5 लिखूंगा, 5 यहाँ पर ट्रांसफर कर दूंगा, तो वो सब्ट्रैक्शन के बाद यू विल गेट 0.795 विल बी इक्वल टू अल्फा R0 इंटू टी। अब ये भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अल्फा इंटू R0 की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर निकाली 0.23/100, तो विल पुट इट हियर, दैट विल गिव अस द आंसर। तो ये फाइनली क्या हो गया आपको 0.795 इज इक्वल टू 0.23/100 इंटू टी। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, है ना। यहाँ पर टी क्या हो जाएगा, डिवाइड कर दोगे फाइनली तो वी विल गेट आंसर। यहाँ पे क्या मिलेगा 79.5 बाई 0.23, सो इट विल कम आउट 345.65, बट ये डिग्री में होगा कि केल्विन में होगा? डिग्री में होगा, बिकॉज हम लोगों ने सारे डिफरेंसेस यहाँ पे किस में लिए थे, ये 100 डिग्री में लिया, 0 डिग्री में लिया, तो फाइनली ये आंसर भी जो आने वाला है ये भी डिग्री सेल्सियस में ही आएगा। सो दिस इज द टेम्परेचर ऑफ द हॉट बाथ, ठीक है। सो इन नेक्स्ट पार्ट वी विल डू फ्यू मोर प्रॉब्लम्स, और इसमें एक दो चीज जो डिराइव करने की रह गई और एक दो कुछ कॉन्सेप्ट और है इसी माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस में, दैट विल डू इन नेक्स्ट पार्ट।